हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जो रिसेंटली लास्ट वीडियोस थे उनमें हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी हैं। उनके अंदर हमने पढ़ा है कौन कौन सी विधियां, कुछ इंपॉर्टेंट सा विधियां मैं फटाफट बता रहा हूँ। जैसे अलग में इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस, दाराव्स्की संश्लेषण, कूप संश्लेषण, कर्कीय अभिक्रिया, मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण, हाइड्रोजन सिंथेसिस, ठीक है, और गैब्रियल थेलेमाइड संश्लेषण और अल्फा हेलोजन एसिड्स का एमिनेशन। ये सारे मेथड्स हमने वहां पढ़ रखे हैं। रिसेंटली जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने दो मेथड्स इंपॉर्टेंट पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉन संश्लेषण जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, और दूसरा था हाइड्रोजन संश्लेषण। अब हम पढ़ रहे हैं वो जो मेथड है नेक्स्ट, वो है हमारा बुकरर हाइड्रोजन सिंथेसिस। बुकरर हाइड्रोजन संश्लेषण। अब ये बुकरर हाइड्रोजन संश्लेषण क्या है? पहले कंडीशन जो हाइड्रोजन संश्लेषण है उसी का संशोधित रूप है, रिफॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन सिंथेसिस। हाइड्रोजन सिंथेसिस का ये रिफॉर्म्स है, संशोधित रूप है। सेकंड इसमें हम क्या करते हैं, वहां अभिक्रिया क्या करते थे, वहां तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते थे, लेकिन बुकरर हाइड्रोजन संश्लेषण में हम केवल ऑक्सी कंपाउंड से काम में लेते हैं। इसमें ऑक्सी कंपाउंड्स में हम काम में ले सकते हैं कार्बोनिक कंपाउंड, चाहे एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। यह बाध्यता नहीं है कि आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना हो, नो, वो आपके हाइड्रोजन संश्लेषण में था। जबकि बुकरर ने ये जो संभावना दी थी उसने संशोधन किया था, इसलिए इसको बुकरर हाइड्रोजन संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। और संश्लेषण की जो ये मेथड्स है, संश्लेषण की जो ये विधि है, इस संश्लेषण की विधि में ऑक्सी कंपाउंड यानी कार्बोनिक कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनकी क्रिया किससे करवाई जाती है? उनकी क्रिया यहाँ पर कोई सा भी एक्स वाई जेड, तो इस मेथड में ऑक्सी कंपाउंड या कार्बोनिक कंपाउंड्स की क्रिया किससे करवाई जाती है? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट एवं अन्य मेथड या तो HCl ले लो या NaCl, ठीक है। तो इस मेथड में ऑक्सी कंपाउंड या कार्बोनिक कंपाउंड के अमोनियम कार्बोनेट एवं HCl या सोडियम साइनाइड NaCl के मिश्रण के NaCl का मिश्रण लेंगे, ये जलीय एथेनॉल विलयन के साथ क्रिया करवाई जाती है। रिपीट कर रहा हूं, इस विधि में ऑक्सी कंपाउंड के अमोनियम कार्बोनेट एवं HCl अथवा NaCl के साथ जलीय एथेनॉल विलयन के साथ, जलीय एथेनॉल विलयन के साथ क्रिया करवाई जाती है। रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इस विधि में या इस मेथड में ऑक्सी कंपाउंड के अमोनियम कार्बोनेट एवं HCl अथवा NaCl के जलीय एथेनॉल विलयन के साथ क्रिया करवाई जाती है। एवं बना हुआ जो उत्पाद होगा, उस बने हुए उत्पाद को क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, और बना हुआ जो 5 प्रतिस्थापी हाइड्रोजन होता है उसकी हम क्रिया करवाते हैं। उसके जल अपघटन पर अल्फा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति कर ली जाती है। उसके जल अपघटन पर किसकी प्राप्ति कर ली जाती है? जो बना हुआ 5 प्रतिस्थापी हाइड्रोजन होगा उसके जल अपघटन पर अल्फा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति हो जाएगी। देखते हैं एग्जांपल्स, यहाँ हम काम में ले लेते हैं। अब चूंकि हमने कहा ना कि इस अभिक्रिया के अंदर हम कुछ भी काम में ले सकते हैं, तो हमने ऑक्सी कंपाउंड्स के रूप में, हमें जरूरी नहीं है कि कंपाउंड एक ही प्रकार का काम में लिया जाए। यहाँ कंपाउंड बहुत सारे काम में लिए जा सकते हैं, तो कोई सा भी कंपाउंड आप काम में ले सकते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे जनरल वे के अंदर अगर हम अभिक्रिया के बारे में देखें तो अभिक्रिया में बहुत सारे कंपाउंड्स वगैरह काम में आ सकते हैं। देखते हैं प्रोडक्ट में, जैसे आपने लिया CH, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड लिया था ऑक्सी कंपाउंड, तो ऑक्सी कंपाउंड में हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। हमने ऑक्सी कंपाउंड में काउंट किया है, एल्डिहाइड हमने काम में ले लिया। अब इस एल्डिहाइड के हमने किससे क्रिया करवाई? अभी हम बात कर रहे थे अमोनियम कार्बोनेट मिश्रण के साथ, और साथ में हमने क्या लिया, या तो HCl काम में लेना है या सोडियम साइनाइड काम में लेना है। मैंने लिया सोडियम साइनाइड। तो अमोनियम कार्बोनेट और सोडियम साइनाइड के मिश्रण के साथ जो इसको अभिकृत करवाया है, तो क्या देखा, तो सबसे पहले इसका कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन किस में होगा?
तो हम देखते हैं हिडन टॉइन रिंग में इसका कन्वर्जन होगा। मेनली जो अभिक्रिया होगी वो यहाँ पर संपादित होगी CO समूह पर। कंपाउंड क्या बनेगा R एंड देन CH NH CO CO NH, ये कंपाउंड बनेगा। प्रतिस्थापित हाइड्रोजन बनेगा और प्रतिस्थापित हाइड्रोजन में हम किसको काउंट करेंगे, नाइट्रोजनस से काउंट करेंगे। विषम चक्रीय वाले का जो निर्माण किया जाएगा, क्योंकि एक विषम चक्रीय यौगिक है, विषम चक्रीय यौगिकों में नामकरण कहाँ से किया जाता है, नामकरण उस परमाणु से करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक उच्च हो। कार्बन के अलावा विषम परमाणु नाइट्रोजन से इसका करना है, अब इससे भी नहीं कर सकते, यहाँ से करेंगे क्योंकि CO समूह को भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 प्रतिस्थापी क्या बनते हैं, हाइड्रेट टॉइन सिंथेसिस होता है। अब ये जो बना हुआ हाइड्रेट टॉइन था इसका क्या करवा देते हैं, जल अपघटन। तो डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन करवा देंगे तो इसके हमने जल अपघटन किसकी प्राप्ति होगी, तो ये हाइड्रेट टॉइन रिंग ब्रेक हो जाएगी। और इसके ब्रेक हो जाने पर हमने कहा हाइड्रेट टॉइन रिंग क्या से होगी, तो वो ब्रेक होती है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी। कंपाउंड क्या बनेगा CH then NH2 then वही हिडन टॉइन की जैसे COOH, और साथ में क्या बनेगा, वहाँ क्या निकला था NH2COH, एमिनो एसिड्स निकले थे और डायरेक्टली एक इंटरमीडिएट बना था, तो वहाँ से क्या निकल गई थी अमोनिया देन CO2, अमोनिया निकली एंड देन साथ में क्या निकला CO2, अल्फा एमिनो एसिड्स की प्राप्ति हो जाती है। तो ये मेथड है। अब इस मेथड के अलग अलग रूप या अलग अलग वे हो सकते हैं। अगर हम HCl काम में लें तो क्या, तो ये तो हो गया इस मेथड का फर्स्ट प्रारूप, टाइप फर्स्ट हो गया। इसी का मेथड सेकंड हम देख लेते हैं क्या है। अगर मान लीजिए हमने एलिएट काम में लिया है, नॉर्मली जो भी आपने काम में लिया हो RCHO, और इसकी हमने क्रिया करवा दी किससे, HCl से। HCl से क्रिया करवाएंगे क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। ओके स्टूडेंट्स, बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, हाइड्रोजन क्या आएगा, CN समूह पर अटैक होगा, तो CH एंड देन OH, CN साइनोहाइड्रिन बना। अब ये जो बना हुआ जो साइनोहाइड्रिन था, इस साइनोहाइड्रिन की पीएच से क्रिया करवा दी हमने अमोनियम कार्बोनेट एथेनॉलिक विलयन से। तो अमोनियम कार्बोनेट एथेनॉलिक विलयन से जब इसके अमोनियम कार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, हाइड्रेट टॉइन बनेगा प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी हाइड्रेट टॉइन नहीं होगा, क्या बनेगा वो RCH and then NH CO and then NH, और इस हाइड्रोजन टॉइन का भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन टॉइन रिंग ब्रेक हो जाएगी। जब इसका अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ भी प्राप्त क्या हो जाएगा, RCH NH2 and then COOH plus CO2 and then NH, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर भी हो सकता है। दोनों ही मेथड्स मैंने आपको बता दी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा एक्रोलिन ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेथड्स कोई सा भी हो, यहाँ पर बुकलर हाइड्रोजन संश्लेषण में कुछ नहीं है, केवल संश्लेषण के लिए आपको हाइड्रोजन रिंग्स बनानी है बस, ठीक है। यहाँ हमने काम में लिया जैसे एक्रोलिन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, एक्रोलिन की क्रिया हमने करवाई मेथेनथायोल से CH3SH से, और किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन क्षारक की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया करवाते हैं एल्केन थायोल से CH3SH, तो हम देखते हैं किधर जाएंगे बन के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि OH बन के इलेक्ट्रॉन एल्कोहल के अंदर क्या होता था CH3OH, OH बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्यों जाते थे, तो सल्फर की विद्युतीयता भी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बन के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, सल्फर की ओर जाएंगे। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ बंद के इलेक्ट्रॉन, चूंकि CHO को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वितरण ग्रुप है, बंद के इलेक्ट्रॉन लेगा तो विबंधित कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, निकटवर्ती कार्बन से। तो कार्बन या पाई आवंत के बंधित इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस कार्बन की ओर जाएंगे। यहाँ आंशिक ऋणावेश और यहाँ आंशिक धनावेश, तो ये H प्लस प्रोटॉन कहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया, और ये समूह कहाँ गया, ये समूह CH2 पर चल जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिया होगी। हेलो हेलो हेलो, हाँ
ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेडियल की उपस्थिति में क्रिया करवाएं तो यहाँ कंपाउंड बनेगा CH3H then CH2 CH2 then ये CHO ग्रुप आ गया ना, हाइड्रोजन कहाँ चला गया था, ये हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया, CH3SH ग्रुप आ गया, ये पूरा का पूरा समूह आ जाएगा यहाँ। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, एंड CHO रेडियल की प्रेजेंस में देन CH। अब इसकी क्रिया हमने किससे करवाई, ये जो हमारे पास कंपाउंड आया है अब इसकी हमने क्रिया करवाई किससे, हाँ अभी हमने काम में क्या लिया, अभी हमने काम में तो लिया ही नहीं रेडियस वगैरह, भाई सोडियम साइनाइड और अमोनियम कार्बोनेट हमने काम नहीं लिया। अब इसकी क्रिया हमने करवा दी किससे, अमोनियम कार्बोनेट और सोडियम साइनाइड के जलीय एक्टिनोलिक मिश्रण के साथ जब इसको अभिक्रित करवाएंगे तो कंपाउंड क्या बन गया, इस समूह पर क्या आ गया, हाइड्रोजन रिंग्स का निर्माण होगा। कंपाउंड क्या होगा, CH3H CH2 का होल ट्वाइस CH CO NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन बने हुए हाइड्रोजन का क्या करवा दिया, रिंग स्प्लिट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो बने हुए हाइड्रोजन का जल अपघटन करवा दिया। डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में इसका जल जलीय अपघटन करवाएंगे, अम्लीय जल अपघटन। कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, CH3H CH2 का होल ट्वाइस एंड देन CH NH2 COOH। ठीक है, साथ में क्या निकल गया, CO2 निकल गई, देन NH3 निकल गई। ये जो कंपाउंड कहलाता है कहलाता है मेथिओ, जो कि कैसा है कंडीशंस, यहाँ पर क्या आ रहा है, सल्फर आ रहा है, तो सल्फर कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड कौन सा है, मेथिओनिन। तो ये सारी अभिक्रियाएं मैंने कंप्लीट कर ली, तो देखा बुकरा विलयन संश्लेषण। ये था कि बुकरा विलयन संश्लेषण। और इस बुकरा विलयन संश्लेषण के बारे में हमने देख लिया है। अब बात करते हैं यहीं पे कि और मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। डाइकीटोपिप्रिजिन से इसका निर्माण कर सकते हैं, जो कि वो मेथड्स इजी है वो भी, उसके द्वारा भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं कि डाइकीटोपिप्रिजिन में क्या होगा। देखते हैं हमारा मेथड है फ्रॉम डाइकीटोपिप्रिजिन, ये जो डाइकीटोपिप्रिजिन होता है तो डाइकीटोपिप्रिजिन से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। अब डाइकीटोपिप्रिजिन से इसका निर्माण किस प्रकार से होगा वो भी हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्रिया किस प्रकार से होगी। कि डाइकीटोपिप्रिजिन से क्रिया किस प्रकार से होगी। तो डाइकीटोपिप्रिजिन में हम चलते हैं फ्रॉम डाइकीटोपिप्रिजिन। जो डाइकीटोपिप्रिजिन होते हैं इनकी क्रिया किससे करवा देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड से, कोई सा भी हो सकता है। तो इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइडों को डाइकीटोपिप्रिजिन के साथ पहले क्या उन्हें दिया जाता है, संघनित करवाया जाता है, और बने हुए उत्पाद को धात्विक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जब आप चेक करवाते हैं, स्पेशली हम काम में लेते हैं रेड फास्फोरस व HI के साथ इसका अपचयन करवाते हैं, तो रेड फास्फोरस व HI के साथ अपचयन करवाने पर हमें प्रोडक्ट्स की प्राप्ति हो जाएगी, अल्फा अमीनो एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं। तो पूरी अभिक्रिया को देखते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स काम में लेते हैं C6H5 CHO, ये एक अल्फा अमीनो एसिड्स है, तो C6H5 CHO ये हमने काम में लिया है। C6H5 CHO जब इस बेंजेनलीहाइड की क्रिया, अब बेंजेनलीहाइड की क्रिया किससे करवा रहे हैं, तो इस बेंजेनलीहाइड की क्रिया हम करवाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। अभी मैंने बताया था कि जो डाइकीटोपिप्रिजिन से, तो इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं डाइकीटोपिप्रिजिन से। ओके स्टूडेंट्स, NH CO CH2
ओके स्टूडेंट, तो डाइकीटोपिप्रिजिन के साथ क्रिया करवाएं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइडों की किससे क्रिया करवाएं? डाइकीटोपिप्रिजिन से। मीडिया तो आपको पता ही है, एसिटिक एनहाइड्राइड मीडिया सामने लेना है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के प्लस में जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को डाइकीटोपिप्रिजिन के साथ सम्मिलित होने दिया जाता है तो बना हुआ सम्मिलित का क्या होगा हम देखते हैं। तो इसके कितने मोल लेते हैं? तो वो क्रिया कहाँ करेंगे? यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन ओपन कर दें। अब इन दोनों हाइड्रोजन को जब हम ओपन करेंगे, हेलो 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 हेलो, ये 30 तारीख का पिकअप करोगे बाद में? ठीक है, ये तो भिजवा दो। ठीक 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 ठीक, मैं क्लास में हूँ। तो ये बात कर रहे थे डाइकीटोपिप्रिजिन, तो डाइकीटोपिप्रिजिन में यहाँ हाइड्रोजन से ओपन कर लिया मैंने, और मैं एक मोल के साथ बता रहा हूँ, एक मोल के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऐसे दूसरा मोल लेंगे तो यहाँ एक्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है कितने मोल ले रहा हूँ, उसके 2 मोल ले रहा हूँ। ये केवल समझाने के लिए मैंने बताया, यहाँ से उसी तरह से क्रिया हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसके कितने मोल लिए? 2 मोल लिए बेंजीन के। उसकी डाइकीटोपिप्रिजिन के साथ क्रिया करवाएंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा वो देखना है हमें। NH NH और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन निकला, तो जल के कितने अणु निकल गए? यहाँ से 2 जल के निकले, इसके दोनों काम मिलेंगे, 2 जल के निकले, कार्बन कार्बन क्रियाबंध बन जाएगा। तो कार्बन कार्बन क्रियाबंध बन गया। आगे की स्ट्रक्चर आप मेंशन कर सकते हैं, CH(C6H5) और यहाँ भी क्या जाएगा? डबल बॉन्ड CH(C6H5). ओके स्टूडेंट्स, अब इसका करना क्या है? अब जो बना हुआ जो संयुक्त उत्पाद है इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करवा देते हैं? इसका अपचयन। तो अपचयन किससे करवाया? तो अपचयन के लिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, रेड फास्फोरस HI के साथ गर्म करना है। तो इसको रेड फास्फोरस HI के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर इसका अपचयन हो जाएगा। एक H यहाँ, एक H यहाँ, कार्बन कार्बन द्विबंधों के अपचयन हो जाएंगे। कंपाउंड क्या बनेगा? इसके भी इंटरमीडिएट्स हम छोड़ देते हैं, देखिएगा CO और एक H में आ गया, तो यहाँ क्या आएगा? CH2 C6H5 एंड देन NH, यहाँ क्या जाएगा? यहाँ NH और यहाँ आ गया वही CH2 C6H5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में क्या करवाया? जल अपघटन करवा देंगे। कार्बन हाइड्रोजन रिंग टूटेगी ना, तो CONH बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, CONH बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या चला जाएगा? OH, यहाँ आ गया H, यहाँ क्या चला गया? H, तो यहाँ क्या आ गया? OH। ठीक है, तो इसका जल अपघटन करवा देंगे। डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करने से इसका जल अपघटन भी हो गया। जल के कितने अणु काम मिलेंगे? हमने जल के 2 अणु काम मिलेंगे। HOH से इसका जल अपघटन करवाया, कंपाउंड क्या प्राप्त हो गया? C6H5 CH2 CH NH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, और उधर भी क्या बनेगा? NH2 CH CH2 C6H5, यहाँ क्या जाएगा? COOH, H यहाँ, OH यहाँ और H यहाँ, OH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा कि ये आपसे डाइकीटोपिप्रिजिन रिंग भी ब्रेक हो जाएगी और 2 अणु आपको किससे प्राप्त हो जाएंगे? फेनिलएल्डिहाइड। तो ये था डाइकीटोपिप्रिजिन से। तो डाइकीटोपिप्रिजिन से भी अल्फा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। तो ये प्रिपरेशन मेथड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये कौन कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम देखते हैं।
क्या क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिल्ट्रेशन मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका टॉपिक चलता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, कि क्या क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं कुछ। तो टॉपिक चेंज हो गया हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स के भौतिक गुण। वही अल्फा अमीनो एसिड्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज। एक तो कैसे होता है, रंगहीन क्रिस्टलीन ठोस होते हैं। तो सामान्यतः कैसे होता है, जनरली ये कैसे होते हैं, जनरली ये जनरली दीज आर, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे उनके लिए जनरली दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जनरली क्या होते हैं, कलरलेस रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीन ठोस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और इनकी सेकेंड इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है कि डेंसिटी भी हाई होती है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डेंसिटी हाई। एंड इनके घनत्व मान, इसका मतलब उच्च घनत्व वाले होते हैं। जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे उनके घनत्व मान क्या होंगे, ज्यादा, ठीक है, याद रखना है। रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीन ठोस होते हैं, और इनके घनत्व के मान भी उच्च होते हैं। बात करते हैं सोल्यूबल की बात, चूंकि अल्फा अमीनो एसिड्स हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और एमिनो ग्रुप भी है, ठीक है। और जब एसिडिक मीडिया इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगा, एसिडिक समूह बढ़ जाएगा, ठीक। तो ज्वीटर आयन, चूंकि नॉर्मल स्टेट में तो ज्वीटर आयन संरचना में रहते हैं, लेकिन एसिडिक मीडिया बनाएंगे तो हल्का सा माध्यम क्या कर देंगे, अम्लीय कर देंगे। तो COH समूह की हम बात करें तो वहाँ कंडीशंस क्या हो जाएगी, वो प्रोटॉन अगर माध्यम में हमने थोड़ा सा अम्ल डाल दिया तो H+ प्रोटॉन देगा, और H+ प्रोटॉन देगा कहाँ जाएगा, लोन पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए नाइट्रोजन पर आएगा, तो NH3+ एंड देन CO-, जो हम बात कर रहे थे ज्यूटर आयन संरचना पाया जाता है। लेकिन H+ एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा, CO- पे जाएगा, तो वहाँ कैटायंस ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर हम एसिडिक मीडिया बढ़ाते हैं तो कैटायंस की प्राप्ति होती है, बेसिक मीडिया बढ़ाएंगे तो एनायंस की प्राप्ति होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल होंगे, एंड पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। लेकिन इनसोल्यूबल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन्स हो सकती है या अदर भी हो सकते हैं। तो सेकंड हमें थर्ड पॉइंट इसका हो गया सोल्यूबल इन वाटर। अब वाटर के अलावा और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जल ही रहने का हमें। तो सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि जब तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसमें होगा ही, तो ये जल में भी मिले होंगे, एंड देन और किसमें होंगे, पोलर सॉल्वेंट, जितने भी होंगे सभी पोलर सॉल्वेंट में मिले होते हैं, ठीक है। तो सोल्यूबल इन H2 एंड पोलर सॉल्वेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। बट इनसोल्यूबल इन किसमें ये मिले होते हैं, तो सोल्यूबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट, बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अध्रुवीय जितने भी विलायक होंगे उनके अंदर ये अविलेय होंगे। तो इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक हो या अध्रुवीय विलायक हो, लाइक एज बेंजीन, बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायकों के अंदर ये अविलेय होते हैं, जबकि जल जैसे विलायकों में ये विलेय होते हैं। इनके घनत्व के मान उच्च होते हैं, सामान्यतः कैसे होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीन ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलीन ठोस, कैसे होते हैं, कलरलेस, रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनका कोई रंग नहीं होगा, रंगहीन है और क्रिस्टलीन ठोस भी है, उच्च घनत्व रखते हैं और जल में मिले या ध्रुवीय विलायक में मिले होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसोल्यूबल होते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट की, क्योंकि डेंसिटी है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अल्फा अमीनो जो एसिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट भी इनका क्या होगा, हाई होगा।
तो डायपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं इनका। हाँ, द्विध्रुवागमन, इनका जो डायपोल मोमेंट होगा, जो द्विध्रुवागमन होगा, इनका द्विध्रुवागमन क्या होता है, डायपोल मोमेंट के द्विध्रुवागमन के मान इनके उच्च होते हैं। सामान्यतः अल्फा अमीनो जो एसिड्स होते हैं इनके द्विध्रुवागमन के म्यू के मान क्या होंगे, म्यू मैक्सिमम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके द्विध्रुवागमन म्यू का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी इनका द्विध्रुवागमन उच्च होता है। ओके, तो म्यू मैक्सिमम होता है। जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं सभी अल्फा अमीनो एसिड्स के डायपोल मोमेंट के मान मैक्सिमम होंगे, तो सभी का द्विध्रुवागमन, सभी अल्फा अमीनो एसिड्स का द्विध्रुवागमन उच्च होता है। इसके अलावा जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, केवल अपवाद छोड़ देना, कुछ अपवाद पाए जाएंगे, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं जनरली, अपवाद में अलग कर दूंगा, जनरली अल्फा अमीनो एसिड्स रिप्रेजेंट अल्फा अमीनो एसिड्स रिप्रेजेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। जनरली जो जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी ओए रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ध्रुव, ध्यान रखिएगा, क्या दर्शाते हैं, ध्रुवण सक्रियता दर्शाते हैं। ये ध्रुवण सक्रियता दर्शाते हैं। सर क्लास चल रही है, मैं लेक्चर ले लूंगा, सर क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। हम इनकी बात करते हैं। जनरली अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो जनरली अल्फा अमीनो एसिड्स रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को, प्रकाशिक सक्रियता दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाशिक सक्रियता दर्शाना। ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल उन्हीं में पाई जाती है जिनमें इनसिमेट्रिकल कार्बन पाया जाता हो, जिनमें क्या पाया जाता हो, असममित कार्बन होता हो। ठीक है, इनसिमेट्रिकल कार्बन होगा, अनसिमेट्रिकल कार्बन जिनमें पाया जाएगा वो प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करेंगे। और चूंकि यहाँ अपवाद है, एक्सेप्शंस कौन सा है, एक्सेप्शंस में बात कर लेता हूँ। अल्फा अमीनो एसिड, एक न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अंदर ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिविटी नो ओए, नो रिप्रेजेंट ओए, ठीक है ना, या नो व्यू ओए। तो ग्लाइसिन जो होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल कार्बन होता है। देखिएगा CH2 COOH, ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिन में कार्बन परमाणु पर क्या है, 2 हाइड्रोजन परमाणु आ रहे हैं, जबकि असमित कार्बन वो होता है जिस पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे एक एग्जांपल असमित कार्बन के बारे में बात कर रहे थे, प्रकाशिक सक्रियता दर्शाता है एलानिन CH3 CHNS2 COOH। अब इसमें ये असमित कार्बन है। असमित कार्बन क्यों है, क्योंकि इस कार्बन पर उपस्थित चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन, एक एमिनो, एक मेथिल, एल्किल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर कार्बन परमाणु पर प्रेजेंट चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, असमित कार्बन होगा। असमित कार्बन द्वारा ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट की जाती है, प्रकाशिक सक्रियता का गुणधर्म प्रदर्शित किया जाता है। तो जनरली जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं सभी अल्फा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। अपवाद है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई। अब हम देखते हैं वो भी काम हाँ, जो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा था, इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, अधिकांश अल्फा अमीनो एसिड्स है, जनरली जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, अधिकांश अल्फा अमीनो एसिड कैसे होते हैं, अधिकांश अल्फा अमीनो एसिड एल विन्यास वाले होते हैं या एल विन्यासित होते हैं, एल कॉन्फिगर्ड होते हैं, एल विन्यासित होते हैं। अधिकांश अल्फा अमीनो एसिड कैसे होते हैं, एल विन्यासित। उनका विन्यास क्या होगा, एल विन्यास। ठीक है, ये एल विन्यास वाले होंगे। अतः क्या करेंगे, इनमें एक विशेष गुण पाया जाएगा एल विन्यास होने के कारण, ड्यू टू एल विन्यास, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल विन्यास के कारण क्या दर्शाएंगे, क्योंकि अधिकांश अल्फा अमीनो एसिड्स एल विन्यासित होता है, एल विन्यास के कारण ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं।
करते हैं, एल विन्यास के कारण ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन्हीं में से और एग्जांपल्स की, और कौन कौन से एग्जांपल्स ये दर्शाएंगे। अल्फा अमीनो एसिड्स, भाई एक तो एल विन्यास के कारण ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, अधिकांश अल्फा अमीनो एसिड्स एल विन्यास वाले होंगे, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डी विन्यास वाले या नहीं होंगे। अब अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है क्या, प्राइमरी अमीनो ग्रुप। एक नॉर्मली एग्जांपल देख लेते हैं, RCH NH2 एंड देन COH। तो जनरली क्या पाया जाता है, तो अमीनो ग्रुप पाया जाता है, इनमें पाया जाता है अमीनो ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो पाया जाता है अमीनो ग्रुप, दूसरा क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स में एक तो अमीनो ग्रुप होता है और एक होता है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन जो इनके गुण धर्म होते हैं वो संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के समान, ठीक है, या उनकी तुलना में अधिक समानता रखते हैं। तो कंडीशन हम बात करते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड्स के गुणधर्म कौन से होंगे। तो जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें एक तो प्राइमरी अमीनो ग्रुप, तो प्राइमरी अमीनो ग्रुप पाया जाता है, एक तो पाया जाता है प्राथमिक अमीनो समूह, तो प्राइमरी अमीनो ग्रुप, और दूसरा होता है इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वही कार्बोक्सिलिक समूह होता है, परंतु इनके जो गुणधर्म होते हैं वो संतृप्त कार्बोक्सिलिक अथवा संतृप्त अमीनो, संतृप्त कार्बोक्सिलिक समूह और संतृप्त अमीनो दोनों समूहों के कई अम्लों की तुलना में इनके लवणों से अधिक समानता रखते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जो अधिकांश अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स में अल्फा अमीनो एसिड्स में एक प्राइमरी अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, संतृप्त कार्बोक्सिलिक ग्रुप की उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए अल्फा अमीनो एसिड्स के जो गुणधर्म होते हैं वो संतृप्त कार्बोक्सिलिक समूह एवं संतृप्त अमीनो समूह की तुलना में इनके लवणों से अधिक समानता रखते हैं, क्योंकि इनके एक ही अणु में मौजूद अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह के कारण क्या हो जाएंगे, ये परस्पर क्रिया करके एक आंतरिक लवण, जो मैं बताने वाला था उसको अभी थोड़ा सा बता देते हैं। क्यों करते हैं ये, इनके लवणों से अधिक समानता प्रदर्शित क्यों करते हैं, तो उसका रीजन है कि भाई जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों एक ही अणु में मौजूद रहते हैं, और एक ही अणु में मौजूद होने के कारण ये परस्पर अंतर क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ज्विटर आयन या द्विध्रुवीय आयन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करेंगे, ये आंतरिक लवण बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनल साल्ट। वो इंटरनल साल्ट का वो इनका जो इंटरनल साल्ट होगा, वो इनका इंटरनल जो साल्ट होगा वो क्या होगा, वो इनका इंटरनल साल्ट होगा। वो इंटरनल साल्ट कौन सा होगा वो हम बात कर लेते हैं। वो इंटरनल साल्ट होता है सामान्य रूप से कौन सा होता है, ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन फॉर्मेट कैसे होगा देखिएगा, होता क्या है, CH NH2 and then COOH। अब ये ज्विटर आयन, ये H प्लस यहाँ से रिमूव किया, ये चला जाएगा लॉन्ग पीरियड इलेक्ट्रॉन बैंड करने के लिए यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये H प्लस यहाँ चला जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ प्राप्त हो जाएगी CH NH3 प्लस एंड देन COO माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। ये क्या रहेगा आपके ज्विटर आयन। कंडीशंस में प्राइमरी अमीनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, परंतु ये संतृप्त कार्बोक्सिलिक समूह और संतृप्त अमीनो समूह के समूह से गुणों में उतनी समानता प्रदर्शित नहीं करते जितनी इनके लवणों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण है ज्विटर आयन का निर्माण होना, क्योंकि जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनके एक ही अणु में अमीनो ग्रुप और एक ही अणु में उसी अणु में कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति पाई जाती है, और ये दोनों समूह परस्पर अंतर क्रिया करके आंतरिक लवण ज्विटर आयन का निर्माण कर लेते हैं। और ज्विटर आयन के कारण ही क्या हो जाते हैं, इनमें इन दोनों समूहों के लवणों के गुणधर्म इनमें आ जाएंगे। तो यानी हम बात कर लेते हैं जैसे इनके यौगिकों में इनके लवणों के गुणधर्म आ जाते हैं ज्विटर आयन संरचना के, तो अल्फा अमीनो जो एसिड्स होता है वो द्विध्रुवीय आयन या ज्विटर आयन संरचना बना देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रक्रिया हम देखी, और ये प्रक्रिया हम देख लेते हैं परस्पर चेंज होते रहेंगे। यहाँ से H+ देगा तो वापस से यही स्ट्रक्चर आ जाएगी, तो ये परिवर्तन इनमें चलता जाता है। ओके, तो ये इनकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।